सानों सबसे पहले जो अफसोसनाक वाक़या वो शहजाद अकबर साहब पे हमला हुआ है बरतानिया में, कैम्ब्रिज के इलाके में उनका घर है। और मेरी अभी 2-3 दिन पहले उनसे एक मुलाकात भी हुई लुटन में, जो एतवार वाले दिन हमारा एक प्रोग्राम था ह्यूमन राइट्स के हवाले से, और वहाँ बड़ी तफसीली हमने बातचीत की। और इन ख़तरात का जो इजहार है वो पहले भी शहजाद अकबर साहब कर चुके हैं, और ये ऐसा नहीं है कि अचानक से हमला हो गया। शहजाद अकबर साहब पे माजी में भी एक हमला हो चुका है। गुज़िश्ता साल उनके चेहरे के ऊपर जो है वो एसिड फेंका गया था, जिसमें वो बाल बच गए थे और उनकी आंखों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने क्योंकि आंखों पे ग्लासेस पहने हुए थे तो उनकी बचत हो गई। इसका भी मुकदमा दर्ज है, यहाँ पे इंक्वायरी हो रही है। आज तक बंदों का कुछ पता नहीं चला। और ये जो वाक़या है, पहले आपको थोड़ा सा वाक़या मैं बता देता हूँ। मेरी शहजाद अकबर साहब से बात हुई, वो ये बताते हैं कि सुबह 8:07 या 8 मिनट पे वो अपने घर में मौजूद थे, और क्योंकि यहाँ छुट्टियाँ चल रही हैं बरतानिया में क्रिसमस की, बच्चे भी घर में थे, फैमिली घर पे थी, तो जो दरवाज़ा है वो डोरबेल बजती और शहजाद अकबर साहब खुद दरवाज़ा खोलने के लिए गए। अब क्योंकि नींद में थे, उन्हें आइडिया नहीं हुआ, वरना वो देखभाल के दरवाज़ा खोल देते। इतनी सुबह कौन आया, बिल्कुल आप एक्सपेक्ट नहीं कर सक रहे होते। एक मरतबा पहले भी उन पर अटैक हुआ है, तो उन्हें थोड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा शहजाद अकबर साहब को। तो उन्होंने अचानक दरवाज़ा खोल दिया और सामने जो शख्स खड़ा था, उसके बारे में जो शहजाद अकबर साहब बताते हैं कि लगभग 30 साल के आसपास का वो बंदा था, और सफ़ेद फाम था। उसका जो बोलने का एक्सेंट था उससे लगता है कि जैसे वो बरतानिया का ही रहने वाला, कोई यूरोपियन बंदा नहीं लगता। नॉर्मली अटैक के लिए जो बंदे हायर किए जाते हैं वो ये यूरोप साइड से आ जाते हैं या ईस्टर्न यूरोप से आ जाते हैं, दीगर ममालिक से वो बंदे आ जाते हैं, वो आकर अटैक करते हैं, और अटैक करके क्योंकि सयाफ़ाम लोगों को भी हायर किया जाता है, बाज़ औक़ात वो हमला करते हैं और भाग जाते हैं। तो यहाँ पे ये होता है, ये मामला पैसे देकर करवाए जाते हैं। बरतानिया में लॉ एंड ऑर्डर वैसा नहीं है जैसा कभी हुआ करता था, उस तरह का नहीं। तो शहजाद अकबर साहब ने जब उसको कंफर्म किया कि मेरा नाम शहजाद अकबर है, क्योंकि उन्होंने पूछा उसने, तो उन्होंने कहा मेरा नाम है शहजाद अकबर, उसने सीधा मुंह के ऊपर मुक्का मारा। अच्छा, इस शख्स ने जो है वो चेहरे के ऊपर एक मास्क पहना हुआ था और इसके हाथों पे ग्लव्स थे। ग्लव्स शायद उसने इसलिए पहने ताकि उसके कोई फिंगरप्रिंट्स वगैरह यहाँ पे ना रुकें और किसी जगह पे उसकी उंगलियों के निशान नहीं होने चाहिए। उसके बाद उसने पैर दर पे मुक्के मारे शहजाद अकबर साहब को। इनकी फैमिली आ गई अंदर से, और शहजाद अकबर साहब जो है वो उनके होश जाने लगे, क्योंकि जब आप अचानक से एकदम अटैक करते हैं और एक आदमी नींद से जागा है और वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा है इस तरह का हमला, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना। और वो मारने वाला जो है ना, वो जिस तरह शहजाद अकबर साहब ने मुझे सारी बात बताई है, तो मुझे ये बात तो बिल्कुल समझ आ गई कि वो प्रोफेशनल था। जो मारने के लिए आया था वो फाइटर था, वो प्रोफेशनल आदमी था, उसको पता था कैसे मारना है। जब शहजाद अकबर साहब गिरे, इसके बावजूद वो सिर्फ उनके मुंह पे मार रहा था, यानी उसका मकसद सिर्फ मुंह को ज़ख्मी करना था। वो लगातार मुंह पे मार रहा था। उसने सवाए अपने मुक्कों के किसी का इस्तेमाल नहीं किया, कोई ठुडा नहीं मारा, उसने कुछ और नहीं किया। वो गिरे हुए शहजाद अकबर साहब के ऊपर भी नीचे होकर उसने मुक्कों के साथ मारा और चेहरे को निशाना बनाया। जब शहजाद अकबर साहब की फैमिली आई तो थोड़ा सा वो आदमी जो है चीखों पुकार सुन के बाहर की तरफ भागा। जब वो बाहर गया तो इन्होंने शहजाद अकबर साहब को उठाया, फिर वो वापस आ गए। अब वो मोबाइल फ़ोन निकाल कर आया कि जैसे उसने सबूत भी हासिल करना है कि मैंने मारा है और देखो मैंने मुंह को ज़ख्मी कर दिया। शहजाद अकबर साहब की ब्लीडिंग हो रही थी, उसने जो है वो शहजाद अकबर साहब की वीडियो बनाई, दोबारा हमला किया और फिर वो निकल के भाग गया। अब ये जनाब पूरी एक एपिसोड हुई। उसके बाद कॉल किया गया एम्बुलेंस को, बच्चे सहम गए, फैमिली जो है वो बहुत हरासा हुई इस वाक़े के बाद। फिर पहले जो है वो एम्बुलेंस को कॉल की जाती है, पुलिस आ जाती है, मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। शहजाद अकबर साहब को जो है वो पुलिस अपने पास रखती है ऑब्जर्वेशन में, और डॉक्टर भी उनका ट्रीटमेंट करते हैं। फिर शहजाद अकबर साहब का स्टेटमेंट भी लिया जाता है, और इस बीच में जो फोरेंसिक वाले हैं या पुलिस के और दीगर इदारे हैं वो वहाँ पे आके पूरा एक एक चप्पा चेक करते हैं, एक एक जगह को देखते हैं, वो अपनी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जहाँ जहाँ पे CCTV कैमराज और फुटेजेस वगैरह मौजूद हैं, वो ये सारी चीज़ें इकट्ठी करते हैं। अब ये दूसरी मरतबा अफसोसनाक वाक़या पेश आया शहजाद अकबर साहब के साथ। इससे पहले भी पॉलिटिशियंस के ऊपर बरतानिया में हमले हो चुके हैं। शहजाद अकबर साहब कोई एक आम पाकिस्तानी या एक ऐसा आम ओवरसीज़ नहीं है, ये साबिक वफाकी वज़ीर है पाकिस्तान में रहे, और इन्होंने बड़ी अहम वजारत के अंदर ड्यूटी की है। यानी ये एक यूनिट था पाकिस्तान में जो रिकवरी करता था, जो लूट मार का पैसा है उसकी रिकवरी का काम करता था, तो उसमें शहजाद अकबर साहब उसको हेड करते थे। अब ऐसी सूरत हाल में इनकी जान तो खतरे में है। बरतानिया ने इनसे पहले भी कहा था, बरतानिया की जो एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, उन्होंने शहजाद अकबर साहब को मेरी इत्तला के मुताबिक ये कहा था कि आप यहाँ पे असाइलम ले लें, लेकिन शहजाद अकबर साहब ने असाइलम लेने से इनकार कर दिया। वो आज भी एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से बरतानिया में रहते हैं, और यहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ गुजार रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड देख लेंगे। कुछ अर्सा पहले DG ISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें वीडियोस चलाई गई हम लोगों की।
सबकी वीडियो चली, लेकिन शहजाद अकबर साहब की वीडियो पे स्पेसिफिकली DGISPR ने कहा कि हटाओ, मैं नहीं देखना चाहता। तो शहजाद अकबर साहब के चेहरे से उन्होंने नफरत का इजहार किया और फिर उनके चेहरे पर ही अटैक किया गया 24 तारीख की सुबह 8 बजे के बाद। मोहसिन नकवी साहब ये जनाब शहजाद अकबर साहब के हवाले से 18 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना सिर्फ शहजाद अकबर बल्कि बाकी सब लोगों को भी इसमें रगेड़ते हैं। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं नवंबर में। फिर ये 4 दिसंबर को जैन मेरियट से मुलाकात करते हैं जो बरतानिया की सफ़ीर है, और ख़बरें लगवाई जाती है कि शहजाद अकबर और दीगर लोगों को हमारे हवाले किया जाए। इसमें एक आदिल राजा साहब भी हैं और दीगर लोग भी हैं। फिर मेरा और साबिर शाकिर साहब का नाम आता है बार बार खबरों में कि इनको भी जनाब पकड़ के ले जाएंगे। मुझे कई लोगों ने इस बारे में रब्ता किया, तो मैंने कहा जब पकड़ेंगे तो आपको मौक़िफ़ भी देंगे जब कोई ऐसी चीज़ होगी। फिर हमें टेलीफोन कॉल आना शुरू हो जाती हैं। ये मुझे भी आई हैं, साबिर शाकिर साहब को भी आई है, शहजाद अकबर साहब को भी गालिबन ज़रूर बताया गया होगा। मुझे वो फ़िक्रमंद दिखाई दे रहे थे, लेकिन कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन उन्होंने मेरे साथ पहले शेयर नहीं की थी। हाँ, वो ये ज़रूर कहते हैं कि उन्हें इस बात का ख़तरा मौजूद है कि उनके ऊपर बार बार हमला किया जा सकता है। हमें बाकायदा ये बताया गया कि आपको केयरफुल रहना होगा, आपके ऊपर अटैक हो सकता है। अभी जो 2 दिन पहले हमने एक प्रोग्राम किया था, उस प्रोग्राम में भी जब हम पहुंचे तो हमें ये इत्तला मिली कि वहाँ पे कुछ ऐसे लोग पहुंचाए गए हैं जो आपके ऊपर या तो अटैक कर सकते हैं या कोई हालात को ख़राब कर सकते हैं। लिहाजा हमें मौका नहीं मिला लोगों से ज़्यादा मिलने का, और हमने अपना पूरा प्लान तब्दील किया था। और उसके बाद फिर ज़्यादा लोगों से मिले बगैर अपना प्रोग्राम मुकम्मल करके हम चंद लोगों से मिले, और फिर हमें वहाँ से जो इंतज़ामिया है उन्होंने कहा जी आप निकले यहाँ से फ़ौरन। हमें फिर वहाँ से निकलना पड़ा। अब ये बरतानवी हुकूमत को देखना होगा कि एक साबिक फेडरल मिनिस्टर है, कैबिनेट का मेंबर है और एक इंपॉर्टेंट आदमी है, पाकिस्तान से उसका ताल्लुक है। बरतानिया में उसके ऊपर 2 मरतबा हमला हो चुका है। इस हमले के पीछे कौन लोग हैं? इस शख्स के बारे में एक और चीज़ उन्होंने कंफर्म की कि चेहरे के ऊपर उसने मास्क पहना हुआ था, यानी वो अपनी शनाख्त को छुपाना चाहता था। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, और ये वाक़या बता रहा है कि किस तरीके से मुखालिफ आवाज़ों को कुचलने का रुझान बढ़ता चला जा रहा है, और ये बढ़ते बढ़ते पाकिस्तान से बाहर भी चला गया। कीनिया में पाकिस्तान के एक बड़े नामवर सहाफ़ी अरशद शरीफ, उन्हें शहीद भी कर दिया गया था। और लगातार जो लोग आज भी पाकिस्तान की रियासती इदारों के हवाले से खबरें दे रहे हैं या ये बता रहे हैं कि वो ज़्यादती कर रहे हैं, वो सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं, और पाकिस्तान के हवाले से जो लोग इमरान खान के मौक़िफ़ को सुनवा रहे हैं, वो लगातार ख़तरे में है, और ये ख़तरा ख़त्म नहीं हो रहा। ये नाज़रीन खबर है, मैंने आप तक पहुँचा दी है, और ये बात आप अपने जहन में रखिएगा कि ऐसी चीज़ें खौफज़दा नहीं कर सकती। ना तो शहजाद अकबर खौफज़दा है, ना इससे पहले कभी कोई और खौफज़दा हुआ। ये जो मर्ज़ी कर लें, ये काम तो होता रहेगा, ये सिलसिला रुकेगा नहीं। जब हमने ये काम शुरू किया ना, हमें इस बात का आइडिया था कि इसके नताइज क्या हो सकते हैं। पहले दिन ही पता था कि इसके नताइज क्या हो सकते हैं, और वो नताइज भुगतते भुगतते हम ये काम करते रहे। तो हमें आइडिया है कि आगे क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है, और जो हम कर सकते हैं वो हम करते रहेंगे। हमारा काम है आवाज़ उठाना, बोलना, और जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान में आज़ादी है सारे राय के लिए, इंसानी हुकूक के लिए, मैंडेट के एहतराम के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए हम आवाज़ उठाते रहे हैं, हम आवाज़ उठाते रहेंगे। नाज़रीन, एक और जो अहम खबर है पाकिस्तान से, जब वज़ीर आज़म ने कहा कि जी आप मुज़ाकरात करने हमारे साथ आकर, तो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा स्मार्ट मूव खेला है। अब समझ आई कि इमरान खान साहब ने ये काम क्यों किया था। उन्होंने कहा जी कि आप जाने और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जाने। इमरान खान साहब ने ये मैंडेट की मुज़ाकरात करनी है या नहीं करने, मामला किधर जाना है, ये इमरान खान साहब ने दिया हुआ है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोगों को। PTI ने कोई मुज़ाकरात नहीं करने, हमारी तरफ से सुर्ख झंडी है। PTI मुज़ाकरात नहीं कर रही, PTI तो करेगी एहतजाज, स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ करेगी, जिसका इमरान खान साहब ने कहा हुआ है। तो हम तो करेंगे जनाब अपना वो काम, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कह दिया, हमारी तरफ से मुज़ाकरात नहीं है। हाँ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ आपने मुज़ाकरात करने हैं, वो इमरान खान साहब से आप उनकी मुलाकात करवाएं, वो जाने और इमरान खान साहब जाने। तो PTI ने, जो नॉर्मली होता ये था कि जब भी कभी मुज़ाकरात होते थे तो PTI की एहतजाजी तहरीक मुतासर हो जाती थी कि जनाब एक तरफ एहतजाजी तहरीक चल रही है, एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, ये किस तरह की तहरीक है। तो अब PTI कह रही है हमारा फोकस सिर्फ तहरीक पे, हमारे लीडर ने कह दिया हमने मुज़ाकरात नहीं करने, हम तहरीक चलाएंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कह रही है ठीक है आपने मुज़ाकरात करने हैं तो नए मीसाक जमहूरियत पर बैठ जाते हैं। अब इसमें जो इमरान खान साहब के दस्तखत है वो हम करवा लेंगे, ये उन्होंने गारंटी दी। नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाया जाए और नए इंतखाबात करवाए जाए, ये 2 शराइत उन्होंने रख दी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने। नया मिसाक जमहूरियत कर देते हैं। मिसाक जमहूरियत क्या 2006 में अपोजिशन जमातों ने किया था। उस वक्त का डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ मिसाक जमहूरियत के खिलाफ था। उस वक्त की जो पॉलिटिकल पार्टी परवेज़ मुशर्रफ के साथ खड़ी थी वो मिसाक जमहूरियत का हिस्सा नहीं बनी। तो याद रखिएगा, मिसाक जमहूरियत आपने कह तो दिया, लेकिन मिसाक जमहूरियत का हिस्सा कभी भी जो हुकूमत में शामिल जमातें हैं वो नहीं बनेगी। यानी आज जो काम PMLN कर रही है वो कल को काफ लीग कर रही थी माजी में परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। आज जो काम पीपल्स पार्टी और जरदारी और बिलावल कर रहे हैं वो काम माजी में पीपल्स पार्टी पैट्रियाट के लोग कर रहे थे, राव सिकंदर इकबाल
आफ्ताब शेरपाव, फैसल सालेह हयात वगैरह, ये लोग माजी में ये काम कर रहे थे। तो ये बात आपको ज़हन में रखनी पड़ेगी कि जो लोग एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े होते हैं वो मिसाक जमहूरियत का हिस्सा नहीं बना करते। चंद वजूहात भी है ना, देखिए, एक तो जो वजूहात हैं सादी सादी आपको बताता हूँ कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा क्यों नहीं होगी। ये चंद वजूहात हैं, ये आप ज़हन में रखें। नंबर एक, इमरान खान की मकबूलियत। जब तक इमरान खान मकबूल है हुकूमत मुज़ाकरात पे नहीं आएगी, क्योंकि फिर इलेक्शन में जाना पड़ेगा। नंबर दो, एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी शराकत है, तो मुज़ाकरात तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ही होने हैं, तो वो नहीं आ पाएंगे। नंबर तीन, अवाम में बिल्कुल वक़्त खो दी है इन्होंने, अवाम इनको मुंह नहीं लगा रही, तो ये मुज़ाकरात में आके इलेक्शन में क्यों जाए। और नंबर चार, गवर्नेंस में बिल्कुल नाकामी है, इनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये पब्लिक में जाकर ये कहें कि जनाब हमने ये काम कर दिए। अवाम को दिखाने के लिए भी इनके पास कुछ नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो हुकूमत को किसी भी किस्म के संजीदा मिसाक से रोक देंगी, यानी हुकूमत किसी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगी इन चीज़ों की वजह से। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना खेल खेल दिया। फजल रहमान साहब का एक बड़ा सख्त स्टेटमेंट आया, वो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस मौके पर, इसलिए मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। फजल रहमान साहब ने साफ साफ कह दिया कि ना बैत करेंगे और ना ही मुल्क को तुम्हारे रहमो करम पर छोड़ेंगे। अब आप समझ रहे हैं फजल रहमान साहब कह किसे रहे। अल्फाज का इंतखाब बड़ी एहतियात से करते हैं। उन्होंने इलेक्शन को धांधली ज़दा इलेक्शन करार दिया, मैंडेट को उन्होंने झूठा मैंडेट करार दिया। उन्होंने कहा जी कि ये हुक्मरान यूरोप के हैवानियत वाले तसव्वुर को हम पे मुसल्लत करना चाहते हैं, अवाम की राय को तब्दील करने वालों के हाथ पर हम बैत नहीं करेंगे, ये फजल रहमान साहब ने कहा। फजल रहमान साहब एक एक स्टेप करके आगे जा रहे हैं, और ये मुसीबत तो वाकई पाकिस्तान की एजेंसियों को और एस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त है कि अगर मौलवी भी पूरी तरह से मैदान में आ जाते हैं और इन्हें नहीं रोका जा सकता, तो पीटीआई को रोकना पहले ही मुश्किल था, इनके साथ अगर मजहबी तबका भी खड़ा हो जाता है तो एक नई मुसीबत पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए बन जाएगी, क्योंकि मीशत इनसे संभल नहीं रही, काम इनसे हो नहीं रहा, और महंगाई को ये कंट्रोल कर नहीं पा रहे, तो अवाम किसी भी नुक्ते से इनसे खुश नहीं है, तो ये तहरीक बहुत ज़्यादा जान पकड़ जाएगी। नाज़रीन, आसिम मुनीर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, और वो स्टेटमेंट ये है कि कौम और फौज में तफरीक पैदा नहीं करने दी जाएगी। मैं एक सिंपल बात करना चाहता हूँ कि देखिए, ये कौम और फौज में तफरीक पैदा कैसे होती है। क्या कोई आदमी पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की कौम में तफरीक पैदा कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। बड़े लोगों ने ये कोशिश की, सारे लोग ये नाकाम हो गए। ये तफरीक जब भी पैदा होती है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की वजह से पैदा होती है। ये चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। नंबर एक, सियासत में मुदाखलत से कौम नाराज़ होती है। नंबर दो, हलफ की जब आप खिलाफ वर्जी करते हैं तो कौम नाराज़ होती है। नंबर तीन, जबरी गुमशुदगियों की वजह से कौम नाराज़ होती है। नंबर चार, बगैर मनसूबाबंदी के और अवामी हमायत के बार बार के मिलिट्री ऑपरेशन से कौम नाराज़ होती है। नंबर पाँच, मैंडेट की चोरी से कौम नाराज़ होती है। नंबर छः, सबसे मकबूल अवामी रहनुमा को जेल में रखने से कौम नाराज़ होती है। नंबर सात, ये भी है कि जब दिफा का काम छोड़ के बाकी काम किए जाते हैं, बाकी कारोबार किए जाते हैं, तो कौम को वो चीज़ें पसंद नहीं आती, लोग नाराज़ होते हैं, थोड़ा थोड़ा उनमें रिएक्शन पैदा होता है। ये वो चीज़ें हैं अगर जिन्हें बंद कर दिया जाए तो कौम और फौज के बीच में कोई नाराज़गी किसी किस्म की नहीं होगी। इसका तजर्बा करके देखा जा सकता है। नाज़रीन, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश है, इस हवाले से सारे पाकिस्तानियों को मुबारकबाद। और आज जो क्रिश्चियन बरादरी है, मसीही बरादरी, वो क्रिसमस का त्यौहार भी मना रहे हैं, उनको भी त्यौहार मुबारक। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से ये अफवाज पाकिस्तान की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है। स्टेटमेंट है कि कायद-ए-आज़म की मिसाली क़यादत और साबित कदमी चैलेंजेस से निपटने में रहनुमाई फराहम करती है। देखिए, कायद-ए-आज़म की जो रहनुमाई है, अगर वो अफवाज पाकिस्तान ने लेनी है तो कायद-ए-आज़म ने कैटेगोरिकली एक चीज़ से मना किया था कि आपने पॉलिसी नहीं बनानी। स्टेटमेंट तो जारी कर दिया कायद-ए-आज़म के यौम पैदाइश पे, लेकिन कायद-ए-आज़म के फरमान को हम भूल गए। कायद-ए-आज़म ने फरमाया था कि मुसल्लह अफवाज जो है वो किसी सूरत भी पॉलिसी नहीं बनाएगी, बल्कि जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जिनको अवाम मैंडेट देगी वो पॉलिसी बनाएंगे, और अफवाज का काम उसके ऊपर अमल दरामद है। लेकिन क्या पाकिस्तान में ऐसा हुआ? बदकिस्मती से नहीं हुआ। इसराइल और फ़लस्तीन पे जो कायद-ए-आज़म का मौक़िफ़ था, आज पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। फिर कायद-ए-आज़म की बहन के साथ एक डिक्टेटर ने क्या कुछ नहीं किया, आज तक जो है उसके ऊपर माफ़ी नहीं मांगी गई। तो ये इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें। कायद-ए-आज़म की अगली यौम पैदाइश तक ये हौसला पैदा करे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कि वो माफ़ी मांगे जो फातिमा जिन्ना साहिबा के साथ किया गया और जो कायद-ए-आज़म के फरमुदात के साथ किया गया। नाज़रीन, एक और ख़बर है, और ये खबर जनाब BBC के ऊपर भी छपी है, मुख्तलिफ जगहों पर आई है। ख़बर यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा की खसूसी नुमाइंदा हैं जिनका नाम है डॉक्टर एलिस जिल। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को जिन हालात में जेल में रखा गया वो इनकी जिस्मानी और ज़हनी हालत के लिए संगीन ख़तरा बन सकते हैं। उन्होंने हुकाम पर जोर दिया कि वो इस हवाले से फ़ौरी इक़दामात करें। ये बुध वाले दिन जो है वो ये खसूसी नुमाइंदा एलिस जिल एडवर्ड्स ने स्टेटमेंट जारी किया, और उन्होंने कहा कि रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि वो
नज़रबंदी के दौरान बुशरा बीबी की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी वक़ार की ज़मानत को यकीनी बनाएं। अब बुशरा बीबी को ना उनका सामान देने दिया जाता है, ना उनका ख्याल रखते हैं, बल्कि उनकी मुलाकातें भी उनकी फैमिली के साथ रोकी हुई है कि कहीं ऐसा ना हो कि बुशरा बीबी को स्टेटमेंट जारी कर दें जो बाहर चला जाए इमरान खान साहब के हवाले से, लिहाजा वो मिलने नहीं देते। और तवज्जो इनकी जो है वो असासे बेचने पे, जिस तरह नाज़रीन इन्होंने PIA बेची है ना, अगर इसी तरह इन्होंने बाकी 2 दर्जन इदारे जो पाकिस्तान के पास बचे हैं वो बेच दिए ना, तो पाकिस्तान के सब पास जो है ना वो सवाए पार्लिमान और GHQ के कुछ नहीं बचेगा। देखिए ये इदारे नुकसान में क्यों जा रहे हैं, ये किसी ने सोचा है? इमरान खान ने तो 3 साल में इन सारे इदारों को तबाह नहीं किया, 2 साल बीच में से कोरोना था, तो इन इदारों को इमरान खान ने तबाह नहीं किया, इन इदारों को तबाह किया उन हुक्मरानों ने और डिक्टेटर ने जो गुज़िश्ता कई दहाइयों से पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है। क्या किसी ने माफ़ी मांगी कि हमने ये इदारे तबाह कर दिए? जो इदारे फौज के अंडर चलते हैं वो तो सारे मुनाफे में जा रहे हैं, या जो इदारे शरीफ खानदान के या जरदारी खानदान के अंडर चलते हैं वो तो सारे मुनाफे में जा रहे हैं। जितने लोग पार्लियामेंट के अंदर या सेनेट के अंदर बैठे हुए हैं उन सबके अपने अपने कारोबार मुनाफे में जा रहे हैं, तो पाकिस्तान खसारे में क्यों जा रहा है? जब ये लोग मुनाफा कमाना जानते हैं तो पाकिस्तान के लिए मुनाफा क्यों नहीं कमाते, अपने लिए ये कमाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इदारों को पहले तबाह करते हैं और फिर बेच देते हैं। पाकिस्तान के पास 2-2.5 दर्जन टोटल इदारे हैं जो अच्छे बड़े इदारे हैं, उनको एक एक करके अगर जब बेच देंगे ना, और इनकी नीयत है बेचने की, तो पाकिस्तान के पल्ले कुछ नहीं रह जाएगा। ये सदर हैं PIA पीपल्स यूनियन के रमज़ान लगारी साहब, इन्होंने एक भांडा फोड़ा है। इनका जो इन्होंने भांडा फोड़ा था वो सुन लीजिए। ये कहते हैं कि इसकी मालियत ही गलत लगाई गई PIA की, जो प्रॉपर्टीज दी गई हैं सिर्फ उनकी मालियत 70 अरब की है, 10 अरब में बेच दिया, जबकि जहाज जो फंक्शनल है वो 18 है। एक जहाज ही 20 से 30 अरब का है। 1500 अरब के असासों को कैसे बेचा गया, ये सदर PIA पीपल्स यूनियन रमज़ान लगारी साहब ने पूरा एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने एक जर्नलिस्ट को ये बताया, रमज़ान लगारी साहब ने, कि किस तरीके से PIA को ओने पुने बेचा गया और बंदर बांट की गई। 10 अरब में 1500 अरब की एयरलाइन को बेच दिया गया। और पाकिस्तान के मीडिया पे, जो पाकिस्तान का रवायती मीडिया, अखबार आते हैं, TV चैनल हैं, उन पे दबाव डाला जा रहा है, हमने आपको इतने इश्तेहारात दिए और इतना पैसा दिया है, लिहाजा खबरदार अगर किसी ने इस मामले को ज़्यादा कंट्रोवर्शियल किया तो PIA के मामले को अब दबाने की कोशिश की जा रही है। एक तो असासा बेच देते हैं, उसके बाद मीडिया को आवाज़ नहीं उठाने देते, तमाम अखबार जो है वो तारीफों वाली खबरें दे रहे हैं, नेगेटिव रिपोर्टिंग इसके बारे में हो नहीं रही। सोशल मीडिया पे लोग भांडा फोड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही। अदालत को इस पे नोटिस लेना चाहिए था, इस मामले को उठाना चाहिए था। इतना बड़ा कौमी इदारा ओने पोने कोड़ियों के भाव बेच दिया और किसी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं। नाज़रीन, मेरे पास काफ़ी सारी और खबरें हैं, लेकिन टाइम बहुत कम है, तो इस कम वक्त में मैं आपको एक खबर जो है वो दिखाता हूँ। हमने एक सर्वे करने के लिए कहा था और मैं एक वीडियो कर रहा था आज से 2 दिन पहले, और मुझे आइडिया नहीं था कि इतने ज़्यादा बयानात आ जाएंगे लोगों के, या इतने ज़्यादा पैगामात आ जाएंगे। उस वीडियो में मैंने क्या कहा था पहले आप ये सुन लें, फिर हम बताते हैं कि लोगों ने इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल दिया। आज आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी रेफरेंडम करवा लें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी 1 करोड़ से ज़ायद है, करवा लें आप इनका रेफरेंडम कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान के साथ खड़े हैं या आसिम मुनीर के साथ, आपको पता चल जाएगा। चले हम यहाँ करवा लेते हैं। ये मेरा जो वीलॉग है ना, इसके नीचे आप लोग कमेंट करें, आसिम मुनीर या इमरान खान। आप इमरान खान लिखेंगे हम वो भी गिन लेंगे, आप आसिम मुनीर लिखेंगे हम वो भी गिन लेंगे। हम आपको बता देंगे कि कितने लोग किसके साथ खड़े हैं। ये नाज़रीन मैंने सर्वे करवाया था 2 दिन पहले, गिन गिन के थक गए मेरे लोग। मैंने उन्हें कहा यार बैठ के गिने और मुझे एक एक रिपोर्ट आपने देनी है। तो 28,000 पैगामात आए हमें। उन 28,000 पैगामात में देखने के बाद हो सकता है कोई गलती हो गई हो, लेकिन ये 2 पैगामात हमें मिले हैं जहां पे आसिम मुनीर के हक में लोगों ने वोट डाला है। 28,000 में से ये सिर्फ 2 वोट पड़े हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं, इसके अलावा नहीं है। तो अगर और कोई आ जाए तो कोई निशानदेही कर सकता है तो ज़रूर करें, लेकिन 28,000 में से सिर्फ 2 निकले। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।